हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन कैन फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। टॉप जीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये हमारी सीरीज़ 2 है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन वीडियोज़ को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिले इनसे। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप सही समय पे मुझसे जुड़ सकें। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है। ऑप्शन है हमारे पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु। इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, असम। असम में एक बड़े पौधे के पत्ते से काली चाय का उत्पादन किया जाता है और असम जो है वो विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे स्थित है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। अब इन चारों ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि जो चाय का उत्पादक राज्य है वो नहीं है। असम, केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है और विश्व में चावल का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। निम्न में से भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है। अब बताना है कि इन चारों राज्यों में से मसाले कहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं। इन चार में से हमें बताना है गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केरल। सॉरी, इसमें गलत टाइप हो गया है, इसका आंसर केरल आएगा। तो जो भारत में मसाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा मसाले जो उगाए जाते हैं वो केरल राज्य में उगाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराष्ट्र में काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण है, अब इसका कारण क्या है, ये 4 ऑप्शन हैं, देख लेते हैं इनमें से। इस क्षेत्र में कपास की उत्पादकता का घटना, क्योंकि इस क्षेत्र में कपास जो है वो कम उत्पाद हो रहा है या पैदा कम हो रहा है। क्षेत्र की जलवायु में सामान्य परिवर्तन, जो वहाँ की जलवायु है उसमें परिवर्तन होता जा रहा है। सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो गई है और इस कारण से जो गन्ने का उत्पादन है वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से हो सकता है बजाय कपास की खेती के। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। देश में चीनी की बहुत मांग तथा ऊंची कीमतें हैं इसलिए। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे जो सिंचाई सुविधाएं हैं वो काफ़ी अच्छी हो गई हैं, इसी कारण से वहाँ पे गन्ने की खेती अब की जाने लगी है बजाय कपास की खेती के। और ये बात हो रही है महाराष्ट्र राज्य में, क्योंकि वहाँ पे काली मिट्टी जो है वो ज़्यादा मात्रा में मिलती है देखने को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। आणविक, तापीय, जल विद्युत, सौर ऊर्जा। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी एग्ज़ाम्स में घुमा फिरा के आपसे पूछा गया है। तो अब आप बता दीजिए कि भारत में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो क्या है। तो वो है हमारा तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा के फलस्वरूप ही हमें जो कि थर्मल प्लांट वगैरह होते हैं उनको लगाने में हेल्प मिलती है और उसी थर्मल प्लांट के थ्रू ही अब हम जो ऊर्जा का संचार है वो ज़्यादा कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। अब ये बताना है कि जो एशिया है पूरा, वहाँ पे जो जल विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही हैं तो भारत के किस राज्य में वो स्थित है। जम्मू कश्मीर में,
हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल में जो संजय जल विद्युत परियोजना है वो एशिया की पहली भूमिगत परियोजना है। यह प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है और यहाँ पे 120 मेगावाट की बिजली उत्पादन की क्षमता है इस प्लांट की। तो जीके के क्वेश्चंस आपको ये कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम, लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो ये पहाड़ियाँ हैं वो प्रसिद्ध हैं लौह अयस्क के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा सही हो जाता है। और ये चिकमंगलूर की जो जगह है कर्नाटक में वहाँ पे ये स्थित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगोना खान किस राज्य में स्थित है? अब ये बताना है हमें कि टंगस्टन उत्पादन जो हमारे देश में हो रहा है वहाँ की जो एक प्रसिद्ध खान है जिसका नाम है डेगाना, तो वो किस राज्य में है? झारखंड में, ओडिशा में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। तो वो है हमारी ऑप्शन नंबर थर्ड, राजस्थान में। ये राजस्थान के नागौर ज़िले में स्थित है और यहाँ पे जो टंगस्टन का उत्पादन है वो काफ़ी मात्रा में किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त होता है? विश्व में जो सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का जो अभ्रक है वो कहाँ से प्राप्त होता है? धनबाद से, हजारीबाग से, झरिया से, कुल्टी से। तो वो हमारा प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर सेकंड, हजारीबाग से। अभ्रक एक बहुउपयोगी खनिज है जो कि आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के खंडों के टूटने से बनता है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमारी वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस कॉक, लिग्नाइट। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है वो एक कोयला पत्थर होता है और इसका जो रंग होता है वो कत्थई या काला भूरा रंग का होता है। ये आपको ये जीके के क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें और साथ ही बेल आइकन सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। थैंक्स फॉर हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग? एशियन कैन फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। टॉप जीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये हमारी सीरीज़ 2 है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन वीडियोस को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिले इनसे। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप सही समय पे मुझसे जुड़ सकें। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1876 ईस्वी में, 1894 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है 1876 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा सही हो जाएगा। एक तो ये देख लीजिए कि कानपुर में स्थित है और ये जो कारखाना है वो लाल इमली के नाम से प्रसिद्ध है और ये ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना था। इसकी जो स्थापना थी वो 1876 में जॉर्ज एलन, V.E. कपूर
ग्रेविन आदि ने की थी। ये जो ब्रिटिश सेना थी उनके लिए कंबल बनाने का काम करती थी, लेकिन बाद में इसके परिसर में लाल इमली पेड़ के होने के कारण इसका नाम लाल इमली पड़ा था, लेकिन इससे पहले जो इसका नाम था वो था कानपुर वुलन मिल्स। तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? घड़ी निर्माण के लिए, कागज उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। तो जो महाराष्ट्र में स्थित है पिंपरी, वो था हमारा प्रसिद्ध ऑप्शन नंबर 4 एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। पिंपरी जो है वो महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है, और ये जो सांस्कृतिक राजधानी कहलाने वाले जो पुणे शहर है उससे सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर पवना नदी के किनारे पे बसा हुआ है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। अब हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से बिहार में पहले चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? मरहोरा में, बेतिया में, मोतिहारी में, पटना में। तो वो हुई थी हमारी स्थापित ऑप्शन नंबर 1 मरहोरा में। मरहोरा में कानपुर शुगर वर्कर्स के नाम से ये मिल बनी है, और ये चीनी मिल है जो कि 1904 में बनी थी, और ये बिहार राज्य की सबसे पुरानी चीनी मिल है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है। अब हमें ये बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में तेल शोधक जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है? मुरादाबाद में, मिर्ज़ापुर में, कानपुर में, मथुरा में। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 मथुरा में। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना मथुरा में स्थित है। 2 अक्टूबर 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मथुरा रिफाइनरी का शुभारंभ किया था। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अब हमें ये बताना है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन है हमारे 4, 5, 6, 7। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 7। जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग है नंबर संख्या 7, वो अब पुराना नाम है, आज का जो नाम है वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 हो गया है। ये भारत का उत्तर दक्षिणीय राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के मध्य से होकर गुजरता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? ऑप्शन है हमारे सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसका आंसर बताने से पहले आपको ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं अब इसका आंसर। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम। पूर्वोत्तर राज्य में जो सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है वो असम में है, और जहाँ पे बिल्कुल रेल मार्ग है ही नहीं वो राज्य है हमारा सिक्किम। अभी हाल ही में जो सिक्किम में 44 किलोमीटर की एक लंबी रेल लाइन परियोजना बिछाने की मंजूरी मिल गई है जिसका नाम है सिवोक रंगपो। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? ऑप्शन है हमारे हिमाद्री, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो जो हमारा कोंकण रेलवे है वो जिस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी घाट। कोंकण रेलवे भारत का वाणिज्य राजधानी मुंबई और मंगलोर को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण रेलवे मार्ग है, और ये जो रेलवे मार्ग है ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों को जोड़ता है आपस में। इसके आसपास में काफ़ी सुंदर सुंदर पेड़ और नदी घाटियाँ हैं जिनसे इसका दृश्य बड़ा ही मनमोहक लगता है, और ये शिवालिक की पहाड़ियों से होकर गुजरता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना।
भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? अब हमें ये बताना है कि भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। 100, 311, 111, 401। तो इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 111। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 12 नवंबर 2018 को हल्दिया और वाराणसी से ये जो जलमार्ग है वो चालू किया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? कांडला, विशाखापट्टनम, मुंबई, पारादीप। तो इसका हमारा सही आंसर है विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिणी पूर्वी जो तट है वहाँ पे ये विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो बना हुआ है। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और देश का सबसे पुराना शिपयार्ड यानी कि बंदरगाह है ये। और विशाखापट्टनम बंगाल के किनारे में एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? अब हमें ये बताना है कि भारत के जो ये बंदरगाह हमें दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है। ऑप्शंस देख लेते हैं अपने, हल्दिया, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, चेन्नई। खुला बंदरगाह उसे कहते हैं जहाँ पे जो कि बंदरगाह है वो तट से खुले हुए सागर की ओर रहता है और वहाँ पे जो शिप हैं वो बिना किसी बाधा के अपने आप ही आ सकती हैं वहाँ पे। और आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो देश का सबसे गहरा बंदरगाह है जहाँ पे लो एसक का निर्यात भारी मात्रा में किया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ जीके के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग? एशियन ज्ञान फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। टॉप जीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये हमारी सीरीज़ 2 है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन वीडियोस को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिले इनसे। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप सही समय पे मुझसे जुड़ सकें। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, गारो, खासी तथा जैंतिया जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं, मिज़ोरम, मणिपुर, असम, मेघालय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, मेघालय। मेघालय की जनजातियों में मोटे तौर पे गारो, खासी तथा जैंतिया की जनजातियां शामिल हैं और गारो जो है वो मुख्य रूप से दक्षिण गारो हिल्स ज़िले में पाई जाती हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी केरल में पाई जाती है? अब इन चारों जनजातियों में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो केरल राज्य में मिलती हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, चेंचू, लेप्चा, डफला, डाफर। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, चेंचू। चेंचू जनजाति केरल में और लेप्चा जो है वो सिक्किम में, डाफर जो है वो गुजरात में और डफला जो है वो अरुणाचल प्रदेश व असम में पाई जाती हैं। तो ये चारों ही जनजातियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और तो इन्हें आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा दोबारा से वीडियो देख के और इन्हें याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है
और ये वन क्षेत्र है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 490 किलोमीटर का है और यह भारत तथा नेपाल की सीमाओं से लगे विशाल वन का एक विशाल क्षेत्र है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अब हमें ये बताना है कि जो नामदफा वन्यजीव अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है हमारे अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, मिजोरम। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अरुणाचल प्रदेश। नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पूर्वी हिमालय जो कि जैव विविधता स्थल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है तथा पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। यह जो क्षेत्र है वो भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में स्थित है तथा भारत की जो जैव विविधता है वो सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलती है वो यहीं पे देखने को मिलती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो सूची 1 में हमारे अभयारण्य दिए हुए हैं जो कि हैं गौतम बुद्ध, डामला, सिमलीपाल, पेरियार। और सेकंड सूची में हमें दिए हुए हैं राज्य कि ये किन राज्य में स्थित हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा, केरल। तो आप लोग एक बार इनका मिलान कर लीजिए फिर इसका आंसर देखेंगे। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी फर्स्ट का 1, यानी कि जो गौतम बुद्ध अभयारण्य है वो बिहार में स्थित है। जो डामला अभयारण्य है वो हमारा झारखंड में स्थित है और सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में स्थित है। पेरियार जो है वो केरल में स्थित है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था? अब ये हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं और इन चारों ऑप्शंस में से देख के हमें ये बताना है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो किस वर्ष में आरंभ किया गया था। तो ऑप्शंस देखते हैं अब अपने। 1973 से 74, 1983 से 84, 2004 से 2005, 2013 से 2014। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 1973 से 74 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो स्टार्ट किया गया था। ये बाघ बचाओ परियोजना हिंदी में इसको बोला गया था और ये 7 अप्रैल को शुरू हुआ था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग। अब ये बताना है कि जो विश्व की कुल जनसंख्या है उसमें भारत का जो प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत है। 14.5%, 17.5%, 19.5% या 21.5%। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 17.5%। सन 2019 में लगभग 1.15 अरब की जनसंख्या भारत की विश्व में दूसरे स्थान पे मापी गई थी और ये विश्व की लगभग 17% जनसंख्या का निवास स्थान माना गया था। देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मेघालय। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मेघालय। जनगणना 2011 की प्रावधानिक रिपोर्ट के अनुसार जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं 7 हमारे, उन सब में से मेघालय जो है वो सबसे जल्दी जनसंख्या वृद्धि दर वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। तो इन 4 महानगरों में से हमें ये बताना है कि जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, चेन्नई। महानगरों में से जो सही क्रम है जनसंख्या का वो है मुंबई,
कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। यानी सबसे ज़्यादा मुंबई में है जनसंख्या घनत्व, और उसके बाद कोलकाता में है, फिर दिल्ली में है, और लास्ट में चेन्नई में सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखा गया है। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम है। अब ये 3 राज्य हमें दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि इनका जो नगरीकरण हुआ था वो कब हुआ था, पहले किसका हुआ था, बाद में किसका हुआ, सबसे लास्ट में किसका हुआ है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं अपने। गोवा, मिज़ोरम व तमिलनाडु। मिज़ोरम, गोवा, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, गोवा, मिज़ोरम। महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गोवा, मिज़ोरम व तमिलनाडु। गोवा, मिज़ोरम व तमिलनाडु भारत के शीर्ष के 3 नगरीकृत जनसंख्या वाले हैं, यानी इन सब में जो नगरीकरण है वो सबसे ज़्यादा देखा गया है। तो ये थे मेरे जीके के कुछ क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। थैंक्स। हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन ज्ञान फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। टॉप जीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये हमारी सीरीज़ 2 है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन वीडियोस को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिले इनसे। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप सही समय पे मुझसे जुड़ सकें। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है। ऑप्शंस देख लेते हैं अब अपने। उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिहार। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में साक्षरता की जो दर थी वो सबसे कम दर्ज हुई थी। ये थी हमारी 63.82%। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजाति समुदाय नहीं है। अब हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ऐसा राज्य या फिर ऐसा कौन सा संघ राज्य है जिसमें कि जनजातीय समुदाय नहीं है कोई भी। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली। भारत के पंजाब व हरियाणा राज्य में तथा चंडीगढ़, दिल्ली और पांडुचेरी में कोई भी जनजातीय समूह नहीं है। ये 5 ऐसे हमारे राज्य और संघ राज्य हैं जिनमें कोई भी जनजातीय समूह नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः हैं। अब हमें इन चारों ऑप्शंस में से ये देखना है कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व प्रदेश कौन कौन से हैं। ऑप्शंस हैं हमारे उत्तर प्रदेश एवं अरुणाचल प्रदेश, बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो है बिहार, और जो सबसे कम घनत्व वाला राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या है लगभग। अब हमें ये बताना है कि 2011 की जो जनगणना हमारी हुई थी भारत की, वहाँ पे भारत की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी। लगभग 37 करोड़, 33 करोड़, 35 करोड़, 39 करोड़। तो
इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 37 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो शहरों में रहने वालों की संख्या थी वो 37 करोड़ थी और महानगरों में रहने वाले 53 करोड़ के आसपास थे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शंस हमारे महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ब्राह्मणी। राष्ट्रीय तकनीकी संस्था NIT राउरकेला जो है वो भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्था है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी और 26 जून 2002 को इसको राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया था और ये ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थापित हुआ था। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? इस क्वेश्चन में अब हमें ये बताना है कि जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो और जो ग्रीनविच के वहाँ से जो हम टाइम नोट करते हैं उस टाइम के अंदर कितना डिफरेंस है? 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 5 घंटे 30 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा सही हो जाएगा। भारत में पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट में नैनी से गुजरती है वो हमारी मानक समय रेखा मानी जाती है और वहाँ से लेके ग्रीनविच का जो समय है उसके बीच में 5.5 घंटे का अंतर आ जाता है। यानी कि अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस टाइम पे भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इन चारों ऑप्शंस में से अब आपको देख के ये बताना है कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती हैं। ऑप्शंस हैं हमारे ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओडिशा। भारत की जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है और वो 8 राज्य हमारे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारे 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है और इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उड़ीसा राज्य से हमारी कर्क रेखा नहीं जाती है। तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? अब हमें ये बताना है इन चारों ऑप्शंस में से जो भारत के राज्य हैं ये इनकी समुद्री तटीय जो सीमा है वो सबसे छोटी किस राज्य की है? ऑप्शंस हमारे गोवा, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गोवा। गुजरात सबसे अधिक या सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य है और जो गोवा है वो सबसे छोटी सीमा है जिसकी समुद्री तटीय वो राज्य है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हैदराबाद का जुड़वा नगर है, इन चारों में से हमें ये बताना है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर किसको बोला जाता है? निजामाबाद को, सिकंदराबाद को, आसिफाबाद को या आदिलाबाद को? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है और इसकी जो स्थापना है वो 1806 में की गई थी। सिकंदराबाद शहर का जो नाम है वो सिकंदर जहां के नाम पे रखा गया था जो कि हैदराबाद के तीसरे निजाम थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारी वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया तो। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम में नहीं लगी हुई है? नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा
ऑप्शन नंबर फर्स्ट नागालैंड। नागालैंड जो है वो भारत के उत्तर पूर्वी में स्थित है और ये 1 दिसंबर 1963 में इसकी स्थापना हुई थी और ये जब बना था तो ये भारत का 16वां राज्य बना था। ये भारत का सबसे छोटा राज्य था उस टाइम पे और इसकी राजधानी कोहिमा बनाई गई थी। बाद में चल के गोवा बना और वो हमारा सबसे छोटा राज्य है आज के टाइम में। बट ये थे हमारे कुछ जीके के कुछ क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। इससे आपको जो हर नोटिफिकेशन है वो टाइम पे मिलेगा और आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन कैन फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। टॉप जीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये हमारी सीरीज़ 2 है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन वीडियोस को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिले इनसे। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप सही समय पे मुझसे जुड़ सकें। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। ऑप्शंस हमारे मिज़ोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 त्रिपुरा। त्रिपुरा जो राज्य है वो बांग्लादेश से तीनों ही साइड से घिरा हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। ऑप्शंस हमारे 1 2 3 4, 1 3 4, 1 2 4, 1 2। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गुजरात, झारखंड और मिज़ोरम। यहाँ से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट। और इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कोंकण तट। कोंकण तट जो है वो भारत के पश्चिमी तट का पर्वतीय अनुभाग है। यह 720 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है। कोंकण में महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नंदा देवी स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में, सिक्किम में। तो इसका हमारा सही आंसर होगा उत्तराखंड में। नंदा देवी पर्वत जो है वो भारत की दूसरी और विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। इससे ऊंची व देश में सर्वोत्तम चोटी जो है वो कंचनजंगा है। नंदा देवी जो शिखर है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में स्थित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अजंता। अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं और ये तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक है। जो गुफाएं बनी हुई हैं वहाँ पे है, उसी का नाम अजंता रखा हुआ है। यहाँ पे जो दीवारें हैं उन पे जो शिल्प कला है उस टाइम की वो देखने को मिलती है और ये जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है।
ऑप्शंस हैं हमारे कामेत, नंदा देवी, कंचनजंगा, शुडुथिम्पा। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह सिक्किम के उत्तर पश्चिमी भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा जो नाम है इसकी उत्पत्ति तिब्बती मूल के 4 शब्द हैं उनसे हुई है, जिनको बोला जाता है कांग छेन देगो गा और यांग छे देगो गा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोजिला दर्रा जोड़ता है। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जोजिला दर्रा किन 2 स्थान को जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को, कलिम्पोंग और लहासा को, चंबा और स्पीति को, अरुणाचल प्रदेश और लहासा को। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 श्रीनगर और लेह को। जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और ये जास्कर श्रेणी का एक प्रसिद्ध दर्रा है। ये हिमालय के अंतर्गत आता है और ये श्रीनगर और लेह की जो सड़क है उनको जोड़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत की वृहत्तम नदी कौन है, यानी सबसे जो वृहद नदी है भारत की वो कौन सी है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। इन चारों में से कौन सी नदी भारत की वृहत्तम नदी है? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 गंगा। गंगा जो है वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये भारत और बांग्लादेश में मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। ये उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, दामोदर। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 महानदी। महानदी मध्य भारत के मध्य छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों में सिहावा के पास में इसका उद्गम स्थल है और इसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें बार बार ही बाढ़ आती रहती थी। इसी के कारण उड़ीसा में भीषण तबाही होती रहती थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। कावेरी नदी गिरती है। अब हमें ये बताना है कि कावेरी नदी इन चारों में से कहाँ पे जाके गिरती है, यानी समाप्त होती है। बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जल डमरू मध्य में, खंबात की खाड़ी में। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिरती है नदी और कावेरी कर्नाटक तथा उत्तर जो तमिलनाडु है, उत्तरी तमिलनाडु है, उसमें बहने वाली एक सदा नीरा नदी है, यानी ये हमेशा बहने वाली एक नदी है। इसका जो पश्चिमी घाट का पर्वत है ब्रह्मगिरी, वहाँ से ये निकलती है और ये इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर तक की है और ये लास्ट में बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो ये थे मेरे जीके के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमने सीडीपी की भी क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाई हुई है, तो आप वो भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए और आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन ज्ञान फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। टॉप जीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये हमारी सीरीज़ 2 है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन वीडियोस को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिले इनसे। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप सही समय पे मुझसे जुड़ सकें। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें,
निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। अब हमें ये बताना है कि इन चारों जो नदियों के नाम हमें दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो ऑप्शंस देखते हैं अपने। सतलुज, रावी, चेनाब, व्यास। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सतलुज। सतलुज जो है वो दक्षिण पश्चिम तिब्बत के समुद्री तल से 46 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मानसरोवर उसके राक्षस ताल से निकलता है और इसका जो वहाँ स्थानीय नाम है वो लोगचेन खम्बुआव है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम स्थल होता है। ये बताना है हमें कि अमरकंटक जो जगह है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है। दामोदर, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो मध्य भारत का जो राज्य है मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक नदी है। ये जो है वो अमरकंटक शिखर से निकलती है और ये मैकल पर्वत में स्थित है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। अब इन चारों नदियों में से हमें बताना है कि कौन सी ऐसी नदी है जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, महानदी। महानदी जो है वो एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है और ये उड़ीसा में अपना बड़ा डेल्टा बनाती है और इस नदी को ही उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत बाढ़ आती है जिसकी वजह से उड़ीसा में जो जान माल की हानि है वो देखने को ज़्यादा मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कोयना बांध स्थित है। अब हमें ये बताना है कि जो कोयना बांध है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है हमारे गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, महाराष्ट्र में। कोयना बांध का निर्माण जो है वो 1863 में हुआ था। यह सांगली जिले की कोयना नदी पर बना हुआ है, इसलिए इसका नाम कोयना बांध रखा गया है और ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वेम्बानद झील किस राज्य में स्थित है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो वेम्बानद झील जो है वो स्थित है हमारी ऑप्शन नंबर थर्ड, केरल में। ये जो नदी है वो शांत किनारे पे बसा हुआ कुमारकोम, केरल का एक छोटा सा और खूबसूरत नगर है, वहाँ पे है। और कुमारकोम पक्षी पर अनुसंधान करने वाले लोगों के लिए आदर्श जगह है। मतलब वहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो बर्ड्स होते हैं वो आते हैं और जो रिसर्च करते हैं पक्षियों के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर, वो वहाँ देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। नर्मदा, तापी, इंद्रावती, चंबल। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा नर्मदा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है और ये मध्य प्रदेश में बहने वाली एक नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है और इसका योगदान मध्य प्रदेश में इतना है कि इसके कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मंचकुंड परियोजना किन दो राज्यों से सम्मिलित परियोजना है। ऑप्शन है हमारे पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं बिहार, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश।
मंचकुंड पनबिजली योजना जो है वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सीमा के बीच दुधमा जलप्रपात के पास स्थित है और ये आंध्र प्रदेश सरकार और उड़ीसा सरकार की सहयोगी परियोजना है, यानी दोनों सरकारें ने मिलजुल के कंप्लीट करती हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? अब हमें ये बताना है इन चारों नदियों में से जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पे बनाई गई है? कृष्णा नदी पे, कावेरी नदी पे, गोदावरी नदी पे, महानदी पे। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 गोदावरी। जायकवाड़ी परियोजना जो है वो भारत की नदी घाटी परियोजना है और ये औरंगाबाद जिले में जायकवाड़ी गांव के पास गोदावरी नदी के बांध पे बनाई गई है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 10 किलोमीटर की है और ये 12 मेगावाट की क्षमता का विद्युत घर इसमें लगाया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? अब हमें ये बताना है कि 4 परियोजनाएं हमें दी हुई है और इनमें से कौन सी एक ऐसी परियोजना है जिसका एक से अधिक राज्य लाभ प्राप्त करते हैं? चंबल घाटी परियोजना, डुक्की परियोजना, शरावती परियोजना, हीराकुंड परियोजना। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है और इसके अंतर्गत 3 बांध, 5 बिजली घर और 1 बड़ा बैराज बनाया गया है। यह परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के सरकार का संयुक्त उपक्रम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है। अब दिल्ली के अंदर जो वार्षिक ताप का अंतर होता है, यानी टेम्परेचर में जो डिफरेंस रहता है, वो किस कारण से होता है? अल्पवर्ष, कर्क रेखा से निकटता, मरुस्थल से निकटता, समुद्र से अधिक दूरी। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 समुद्र से दूरी। दिल्ली में अधिकतर जो वार्षिक तापांतर का कारण होता है वो समुद्र से दूरी के कारण होता है, क्योंकि यहाँ आसपास कोई समुद्र नहीं है, तो इसलिए ठंड के मौसम में यहाँ ठंड भी ज़्यादा होती है और गर्मी के मौसम में यहाँ गर्मी भी ज़्यादा होती है। तो ये थे हमारे जीके के कुछ क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सीटेट, एचटेट या डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने सीडीपी की सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी। तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग? एशियन कैन फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। टॉप जीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये हमारी सीरीज़ 2 है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन वीडियोस को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिले इनसे। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप सही समय पे मुझसे जुड़ सकें। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 चेन्नई। मानसून के निर्वर्तन काल में अक्टूबर और नवंबर के महीने में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी तटीय मैदानों पर होती है जो कि चेन्नई में स्थित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हैं। ये हमें वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमें इनमें से ये बताना है कि भारत में जो कुल वन हैं वो कितने हैं, या वनों का जो आच्छादित क्षेत्र है वो कितना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 7,08,273 वर्ग किलोमीटर।
ये जो वन संरक्षित क्षेत्र बताया गया है, ये 2019 की जो रिपोर्ट थी भारत वन संस्था की, उसके द्वारा दिया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शंस हमारे उष्णाधार मानसून वन, उष्णाधार पतझड़ वन, आर्द्र मानसून वन, मरुस्थलीय वन। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, मरुस्थलीय वन। शुष्क प्रदेश में न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ पाए जाने वाले वनों को उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? नर्मदा, स्वर्णरेखा, कृष्णा, गंगा। अब ये 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं और इन नदी डेल्टाओं में से हमें ये चूज़ करना है कि किन नदी के डेल्टाओं में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ऑप्शन है वह हमारे 1 और 3, 3 और 4, 2 और 4, 2, 3 और 4। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 2 और 4। 2 यानी कि स्वर्णरेखा, 4 और गंगा, यानी स्वर्णरेखा और गंगा के जो नदी डेल्टा क्षेत्र हैं उनमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। जो काली मिट्टी है वो मुख्यतः महाराष्ट्र में मिलती है, परंतु ये मध्य प्रदेश और गुजरात में भी देखने को मिल जाती है। और इस काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें पोटाश की बहुलकता होती है, परंतु इसे काली कपास की मिट्टी भी बोला जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि इसमें कपास की खेती ज़्यादा की जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? अब इस क्वेश्चन में बताना है हमें कि धान की खेती के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो कौन सी होती है। ऑप्शंस है हमारे लैटराइट मिट्टी, लैटराइट मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा या काली मृदा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ जो मिट्टी होती है वो ज़्यादातर गाद और मृत्तिका यानी कि जो छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं, बालू के कण होते हैं, उनसे मिलके ये बनती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है? गेहूं, धान, कपास, गन्ना। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, धान। धान एक प्रमुख फसल है जिससे चावल निकाला जाता है और ये भारत सहित एशिया एवं विश्व में के जो बहुत से देश होते हैं उनका भोजन का मतलब खाने का जो भोजन होता है उसका मुख्य अंग है। ये विश्व में मक्का के बाद धान ही सबसे अधिक उत्पन्न होने वाला अनाज है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि सोयाबीन की खेती जो है वो सबसे ज़्यादा कौन से प्रदेश में होती है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में
पंजाब में। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मध्य प्रदेश में। भारत में जो सोयाबीन की खेती की जाती है वो 1970 के दशक से प्रारंभ हुई थी और सोयाबीन के क्षेत्रफल तथा उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती जा रही है और ये ज़्यादातर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में उगाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? अब हमें ये बताना है कि भारत में जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कर्नाटक। दक्षिण भारतीय राज्य भारत के कॉफ़ी के प्रमुख उत्पादक हैं। कर्नाटक में 53%, केरल में 28%, तमिलनाडु में 11% और जो बाकी के राज्य दक्षिण साइड में बच जाते हैं उनमें भी कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। ये जो है वो ज़्यादातर चाय बागानों की किस्में जो होती हैं उनमें ही सबसे अच्छी जगह पे हो पाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? यानी कि गन्ने का जो खेती की जाती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो गन्ने का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होता है और ब्राज़ील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, क्योंकि भारत में भी गन्ने का उत्पादन काफ़ी किया जाता है। तो ये थे मेरे जीके के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप सही समय पे मेरी वीडियोस देख सकें। हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग? एशियन ज्ञान फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। टॉप जीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये हमारी सीरीज़ 2 है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन वीडियोस को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिले इनसे। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप सही समय पे मुझसे जुड़ सकें। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत का राष्ट्रीय फल है सेब, अमरूद, संतरा, आम। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, आम। आम एक प्रकार का रसीला फल होता है। इसे भारत में फलों का राजा भी कहते हैं और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो मेंगीफेरा इंडिका है और ये ज़्यादातर भारत, पाकिस्तान और फिलिप्सियन के राष्ट्रीय फलों में आता है। बांग्लादेश में भी इसके पेड़ देखे गए हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई है? ऑप्शन है हमारे कांडला, बिझिंजाम, कारवाड़, धारवाड़। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिझिंजाम। बिझिंजाम केरल के त्रिवेंद्रम के समीप में स्थित है और यहाँ पे देश की पहली लहर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। कर्नाटक के उत्तरी जो किनारा है वहाँ पे ये देश के लिए सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डे के रूप में स्थापित किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? कोलकाता, दार्जिलिंग,
मुंबई, चेन्नई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दार्जिलिंग। गिरते हुए या बहते हुए जल से जो ऊर्जा की उत्पत्ति की जाती है वो जल विद्युत ऊर्जा कहलाती है और इसको 1857 में दार्जिलिंग में पहली बार स्थापित किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? ऑप्शंस हमारे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडीराइट, लिमोनाइट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है वो लोह के ऑक्साइड से बना हुआ है जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 और ये पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में हेमेटाइट के प्रकार में पाया जाता है जो कि एक लोह की ही फॉर्म है, यानी लोहे की ही फॉर्म है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो देश का कुल उत्पादन होता है कोयले का, उसमें झारखंड की भागीदारी कितनी है? 40%, 45%, 47%, 49%। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 40%। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की जो भागीदारी है वो 40% है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख ले। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? मनावल, कुरुचि, गोरीबिदनूर, वासी, जादूगोड़ा। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा झारखंड प्रांत में मिलने वाला एक शहर है और इस शहर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में ये जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण खान है यूरेनियम की वो स्थित है। देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला है। अब हमें ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ मिलता है। ऑप्शन है हमारे झांसी, चंदौली, हमीरपुर, ललितपुर। इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ललितपुर। ललितपुर उत्तर प्रदेश राज्य के प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध एक शहर है और ये जो है जो यूरेनियम पाया जा रहा है वो इसी ज़िले में मिलता है उत्तर प्रदेश के। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हमारे गुरदासपुर, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, लुधियाना। पंजाब में लुधियाना होजरी उद्योग के लिए सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाई गई है और ये उसी के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? ऑप्शन है हमारे चेन्नई, गुड़गांव, कोलकाता, पुणे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गुड़गांव। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जो है वो मारुति का ही एक ब्रांड है और मतलब मारुति का ही एक नाम है। यह भारत में मोटर निर्माता कंपनी है। यह जापानी मोटर गाड़ी व मोटरसाइकिल निर्माता सुजुकी की एक सहायक कंपनी है जो हमारा हरियाणा राज्य है उसके गुड़गांव शहर में स्थित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपनी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित हैं वे हैं भार ह्रास मूलक, भार वृद्धि मूलक, भार सममूलक, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, भार सममूलक। कपास एक रेशे वाली फसल है। विश्व के आधे से अधिक कपड़े जो हैं वो इसी रेशे से तैयार किए जाते हैं। उद्योगों की स्थापना केवल उन्हीं स्थानों पे होती है जहाँ पे विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपस्थित हों, और ये जो कपास की खेती है वो भारत के महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा की जाती है। ये थे मेरे जीके के कुछ क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन कैन फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। टॉप जीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये हमारी सीरीज़ 2 है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन वीडियोस को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिले इनसे। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप सही समय पे मुझसे जुड़ सकें। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हमारे रेशम, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग, जूट उद्योग। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सीमेंट उद्योग। डालमिया नगर जो है वो बिहार के रोहतास जिले में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना औद्योगिक कस्बों में से एक है और ये सोन नदी के किनारे पे स्थित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं। ऑप्शंस हैं हमारे NH1, NH2, NH9, NH6। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो कोलकाता और दिल्ली है वो जुड़ते हैं हमारे NH2 से, और NH2 की जो कुल लंबाई है वो 1465 किलोमीटर की है। ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली से लेके पश्चिम बंगाल के राज्य की राजधानी कोलकाता तक जुड़ा हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी है। इन चारों में से हमें देख के ये बताना है कि जो देश की सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी है वो कौन सी है। राजधानी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, लाइफलाइन एक्सप्रेस। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गतिमान एक्सप्रेस। वर्तमान में जो गतिमान एक्सप्रेस है वो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और ये भारत में चलने वाली सबसे तेज़ ट्रेन में से एक है। इससे पहले भारत में सबसे जो तेज़ ट्रेन चलती थी वो भोपाल शताब्दी थी जो कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। इन चारों में से देख के हमें ये बताना है कि जो माल परिवहन है, यानी कि हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे जिन परिवहन का यूज़ करके लेके जाते हैं वो कौन सा है, कौन सा ऐसा माध्यम है जो कि सबसे ज़्यादा देश में प्रयुक्त किया जाता है। वायु सेवा, नौ परिवहन सेवा, रेलवे, बस। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रेलवे। देश में माल परिवहन के लिए सबसे ज़्यादा रेलवे का जो माध्यम है वो प्रयोग में लाया जाता है। रेलवे से ही हम अपने ज़्यादातर जो सामान होते हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतःस्थायी जल मार्ग की लंबाई कितनी है। अब हमें ये बताना है कि जो भारत का जल मार्ग है उसकी लंबाई कितनी है। 14,500 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 25,200 किलोमीटर, 10,500 किलोमीटर। तो इसका हमारा सही आंसर है
ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1400-500 किलोमीटर। जो हमारा जलमार्ग है वो मतलब हमारी नदियाँ या नहरें जो हैं वहाँ से जो हम ट्रैवल करते हैं, जो भी जलमार्ग उस यातायात के लिए प्रयोग किया जाता है, उसकी जो लंबाई है वो 14,500 किलोमीटर है। देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? ऑप्शंस हैं हमारे चेन्नई, पारादीप, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विशाखापट्टनम। डॉल्फिन नोज नामक जो चट्टान है उसके पीछे जो बंदरगाह स्थित है वो विशाखापट्टनम है, और जो विशाखापट्टनम है वो आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और देश का सबसे पुराना शिपयार्ड भी है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो बंगाल के किनारे पे स्थित एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अंतःस्थायी जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? अब सबसे ज़्यादा जो जल यातायात के लिए प्रयोग की जाती है वो कौन सी नदी है? गंगा, कावेरी, माही, लूनी। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गंगा। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए जो यातायात के प्रयोग के लिए नदी का यूज़ किया जा रहा है वो गंगा नदी का यूज़ किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आवो जनजाति संबंधित है। इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो आवो जनजाति है वो कौन से राज्य में है? मेघालय से, असम से, नागालैंड से, त्रिपुरा से। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, असम से। असम में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वो है राभा, दिमार, कोछारीवाड़ो, अम्बोर, आवो, मिकरी, नागा, लुसाई। ये सब जनजातियाँ असम में पाई जाती हैं और आवो जनजाति भी इनमें से एक ही है। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? इन चारों राज्यों में से हमें ये बताना है कि कौन सा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जनजातीय समूह नहीं है, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग होता है वो नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, हरियाणा। दिल्ली, पांडुचेरी, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब, ये 5 ऐसे राज्य और संघ प्रदेश हैं जहाँ पे अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, जबकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ये पाई जाती हैं और छत्तीसगढ़ में उससे कम और कर्नाटक में उससे भी कम। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? इन चारों में से हमें देख के ये बताना है कि किस में जंगली हाथी ज़्यादा पाए जाते हैं। चंद्रप्रभा, बांदीपुर, मानस, पेरियार। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, पेरियार। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव अभयारण्य केरल में स्थित है और ये दक्षिण भारत में इडुक्की और पथनामतिट्टा जगह है एक, वहाँ पे ये स्थित है। इसमें हाथी और बाघ का संरक्षण किया जाता है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 925 वर्ग किलोमीटर है और 1982 में इसे पेरियार नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया था। तो ये थे मेरे जीके के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग? एशियन कैन फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है।
टॉप जीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये हमारी सीरीज़ 2 है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन वीडियोस को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिले इनसे। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप सही समय पे मुझसे जुड़ सकें। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डम्फा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। ऑप्शंस हमारे मिज़ोरम, नागालैंड, असम, सिक्किम। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिज़ोरम। डम्फा अभयारण्य मिज़ोरम राज्य में स्थित है और इसमें हमें कोबरा, चीता, बिल्ली ये सब जीव देखने को मिलते हैं। तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ऑप्शंस हमारे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये विश्व भर में प्रसिद्ध एक उद्यानों में से एक है। यहाँ पे जो एशियाई हाथी होते हैं वो देखने को मिलते हैं और वो बड़े बड़े झुंड बना के रहते हैं यहाँ पे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है। शेरों के लिए, गायों के लिए, हाथियों के लिए, बाघों के लिए। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बाघों के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मांडला जिले में स्थित है और ये 1940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। रुडयार्ड किपलिंग जो है उनकी प्रसिद्ध किताब में इसका वर्णन दिया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। अब इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो भारत की जो जनसंख्या बढ़ रही है वो प्रतिवर्ष अगर हम काउंट करें तो वो एक देश की टोटल जनसंख्या के बराबर बढ़ती है। तो वो देश कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। भारत की जो अभी मौजूदा आबादी है वो 1 अरब 31 करोड़ से भी ज़्यादा है और जो हमारे भारत में जनसंख्या दर बढ़ रहा है जिस हिसाब से वो ऑस्ट्रेलिया के वर्ष के बराबर है। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। ऑप्शंस हमारे नागालैंड व केरल, कर्नाटक व असम, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा, पंजाब व हरियाणा। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नागालैंड व केरल। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार केरल जो है वो जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे कम है जो कि है 9.43 और केरल जो है उसकी कुल जनसंख्या 3 करोड़ से भी ज़्यादा की है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में हमारे राज्य दिए हुए हैं और सूची 2 में हमें बताया हुआ है वहाँ की जनसंख्या दर के बारे में, जो लिंग अनुपात है वो। बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और इनको सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसका जो हमारा सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि बिहार जो है उसमें जो लिंग अनुपात है वो 1106 है और केरल में देखें तो हम केरल का आएगा हमारा 860 और उत्तर प्रदेश का अगर देखते हैं तो आता है 829
और पश्चिम बंगाल का देखते हैं तो आता है हमारा 1028। तो इसमें ऑप्शन 3 जो है वो मैच कर रहा है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? इन चारों राज्यों में से हमें ये बताना है कि किस में सबसे ज़्यादा नगरीकरण है। ऑप्शन है हमारे उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र। इन चारों अगर ऑप्शंस को देखते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो कहाँ है? मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 केरल। 2011 की जो रिपोर्ट है जनगणना की उसके अनुसार केरल राज्य में साक्षरता की जो दर है वो सर्वाधिक होती है और ये है हमारी 93.91%। केरल में ही 100% साक्षरता पाई गई है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में वह राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई भी अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? इन चारों ऑप्शंस में से देख के ये बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य या फिर संघ राज्य है जिसमें कि कोई भी जनजाति नहीं है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा। भारत के पंजाब व हरियाणा राज्य में तथा चंडीगढ़, दिल्ली और पांडुचेरी में कोई भी जनजातीय समूह नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से लेके 99,999 तक की जनसंख्या वाले जो शहरी क्षेत्र हैं वो क्या कहते हैं? श्रेणी 4 शहर, श्रेणी 1 शहर, श्रेणी 3 शहर, श्रेणी 2 शहर। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा श्रेणी 2 शहर। भारत में जो नगरीकरण है उनकी वर्गीकरण की संख्या 6 तक की दी हुई है और इसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे ये डिवाइड किए हुए हैं। हर 10,000, 50,000 पे या फिर 100 लाख पे जितनी भी जनसंख्या को किस हिसाब से बांटा गया है वो एक अलग वीडियो बना के आपको उसमें बताया जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एशियन ज्ञान फॉर ऑल।